हाँ, तो डुअल नेचर के 3-4 क्वेश्चन हैं, उसके बाद हम एटॉमिक वाला स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि वेवलेंथ बतानी है हमें एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो यहाँ पे सीधा सा होता है 2πr इक्वल टू एन लैम्डा। तो बेसिकली एन क्या है, कौन से ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, फर्स्ट में कर रहा है तो 1 है, दूसरे में कर रहा है तो 2 है, तीसरे में कर रहा है तो 3 है। तो ये जो रिलेशन आता है यहाँ पे इसको एन लैम्डा, तो बेसिकली क्या होता है, जैसे अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है तो वो एक वेव बनाता है, दूसरे ऑर्बिट में है तो 2 वेव बनाता है, और सरकमफेरेंस क्या होता है 2πr। तो 2πr इक्वल टू कितने वेव बनाएगा, कौन से ऑर्बिट में उसका नंबर पुट कर दो डायरेक्टली, एक सेकंड, हाँ, अगर जौन से ऑर्बिट में उसका नंबर पुट कर दो तो यहाँ से ये एक बहुत काम का रिलेशन है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। एन ये 2πr इक्वल टू एन लैम्डा, तो यही है, ये सर ने एनर्जी वाली मेथड से निकाल के दिखाया है यहाँ पे कि वही एनर्जी रख दी। ये अभी ना एटम में आएगा तब पता चलेगा, ठीक है। तो ये वाला छोड़ो, ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये है, ये भी एटम में समझ में आ जाएगा। इसमें पूछा है nth ऑर्बिट में है और r रेडियस है, तब बताओ। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 2πr इक्वल टू एन लैम्डा है, तो इसमें ना हमें r को देखना पड़ेगा, क्या r n पे डिपेंड तो नहीं कर रहा, और r ना एंड पे डिपेंड ऐसे करता है, r नॉट एन स्क्वायर बाय जेड, तो z पे तो डिपेंड नहीं करता, तो r एन स्क्वायर, आर नॉट एन स्क्वायर पर डिपेंड करता है, तो एन से एन कट जाएगा, तो वेवलेंथ जो आती है यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन आ जाती है। ये ना अभी जब आधे घंटे बाद ही समझ में आ जाएगा, जब एटम वाला पढ़ेंगे कि ये आर को हमने इस वाले आर को ये क्यों लिख लिया, ठीक है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें इतना ही देखना था, ये वाला रिलेशन। तो यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा, ये वाला ईजिली हो जाएगा, पॉज करके खुद कर। ये वाला भी कल कराया था, जिसमें बस यहाँ पे प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन था, सारी चीज़ें सेम होंगी, एनर्जी का रिलेशन वही आएगा। जब याद है, इसकी एनर्जी को ये लिखा था, इस वाली को ये लिखा था, फिर यहाँ से एनर्जी निकाल के दोनों को इक्वेट करा था, सेम वही चीज़ें हैं यहाँ पे। यहाँ पे बस सिर्फ एनर्जी का रेशियो पूछा है यहाँ पे, तो हम ना इसे कांस्टेंट मान लेंगे, इसे भी कांस्टेंट मान लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन्होंने फोटोन की रखी है, फोटोन के नीचे ई है, और इस वाली की जो है नीचे ऊपर जाके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ई हो जाएगी। अब रूट ई से ई कटेगा तो नीचे रूट ई आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे ना, तो ऐसे फॉर्मूला लिख के ऑप्शन देख लो कि हमें किसका रिलेशन पूछा है, तो बाकी को कांस्टेंट मान लो, ऐसे करके ये भी आसानी से हो जाएगा। बस यहाँ पे ये मैग्नेटिक फोर्स घुमाएगी, तो जो फोर्स सर्कल में घुमाती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, वो होती है mv² बाई आर इक्वल टू, यहाँ पे वो मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा QBV। ये भी इजीली हो जाएगा, इन्हें बस देख ले कैसे होगा, मतलब ये सॉल्व भी मत कर, बस ऐसे देख ले कि कंसेप्ट क्या लगा है, ठीक है बस। उसके बाद ये भी आसानी से हो जाएगा, ये फार्मूला था ना प्रोटॉन एक्सीलरेटेड, 3-4 फार्मूले लिखवाए थे ऊपर, तो बस यहाँ पे हम रख देंगे 225, और 225 में ये 15 बाहर आ जाएगा, और कुछ नहीं होगा। ये ऑप्शन वगैरह गलत दे रखे हैं यहाँ पे, तो इन्हें मत देखना है, इसने बस कन्वर्जन बताया इधर, ये ऑप्शन गलत है। तो यहाँ से जो भी आंसर आए निकालने की जरूरत नहीं, आंसर ये वाला आएगा, ठीक है। तो सेम है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ यहाँ पे दे रखा है रिलेशन सीधा, ये ऐसे है, और बताया था जो काइनेटिक एनर्जी रहती है वो होती है 3/2 kBt। तो यहाँ से जब हम इसको लिखेंगे 3/2 kBt, रूट में ऊपर h है, 2 से 2 कट जाएगा, और ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा। ये वाला पॉज करके खुद ट्राई करना है, फिर गूगल पे सोल्यूशन देखना है, ये वाला भी सेम ऊपर जैसे होगा, ठीक है। अब हम ये रह गया एक हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। तो इसमें क्या होता है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, मतलब चेंज इन पोजीशन और चेंज इन मोमेंटम जो है, इनका जो वो होता है सम, ये ना इसके इक्वल होता है, ज़्यादा होता है h/4π। मतलब अगर हमें किसी इलेक्ट्रॉन या किसी चीज़ की एग्जैक्ट पोजीशन पता है, एग्जैक्ट पोजीशन पता है, तो हमें एग्जैक्ट मोमेंटम नहीं पता चलेगा, ये चेंज इन मोमेंटम है, चेंज इन पोजीशन है। अगर हमें इसकी पोजीशन पता है तो हमें इसका मोमेंटम पता नहीं चलेगा, क्योंकि अगर हमें इसका मोमेंटम पता नहीं चलेगा, अगर इधर ले जाएंगे मोमेंटम 0 है, मतलब एग्जैक्ट मोमेंटम पता है, तो मतलब चेंज इन मोमेंटम 0 है, और इससे नीचे 0 ले जाएंगे तो इन्फानाइट हो जाएगा। तो क्या चेंज इन वो पोजीशन इन्फानाइट हो सकता है, नहीं। तो मतलब इन दोनों का सम ऐसे होता है, अगर हमें चेंज इन मोमेंटम पता है, चेंज इन मोमेंटम पता है, तो चेंज इन पोजीशन नहीं पता होता, एक ही चीज़ पता होती है। तो बस यही है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन, यही है बस, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें एग्जैक्ट पोजीशन पता है इसकी, ठीक है, एग्जैक्ट पोजीशन पता है इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, ठीक है, तो इसका ये 0 इधर आके मल्टीप्लाई में चला जाएगा इसके 0, तो ये h/0 हो जाएगा, और किसी के बाय 0 ये इन्फानाइट हो जाएगा, मतलब उसका मोमेंटम इन्फानाइट हो जाएगा, और किसी का मोमेंटम इन्फानाइट नहीं हो सकता। तो मतलब समझ में आ रहा है, एक ही चीज़ वो कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। उसके बाद ये इस पर ध्यान नहीं देना, बस ये देखना है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि न्यूक्लियस का साइज़ बहुत कम होता है, ठीक है, उसका साइज़ लगभग इतना
इतना होता है। अगर इसकी हम पोजीशन में ही अनसर्टिनिटी निकालेंगे, जब इसका साइज़ इतना है तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर तो पाया नहीं जाएगा। तो सिंपली जो इसकी पोजीशन में वो आएगा, वो इतने जो पोजीशन में एरर आएगा वो इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। अगर इस पोजीशन के एरर को हमने यहाँ पे पुट करा तो जो इलेक्ट्रॉन की यहाँ से वेलोसिटी निकलेगी ना, m की वैल्यू रख के इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम है, देख ये वाला इधर गया, इधर आ गया इसके मल्टीप्लाई में, फिर मोमेंट इसकी, फिर हमने मास की वैल्यू रख दी इलेक्ट्रॉन के, और यहाँ से जो वेलोसिटी आएगी ना इलेक्ट्रॉन की वो आ जाएगी स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा, 10⁻11, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है, स्पीड ऑफ लाइट से तेज नहीं चल सकता। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया नहीं जाता। उसके बाद ये होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो हम अब तक देख रहे थे। फोटोन आता है, इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, ठीक है। विजिबल रीजन की जहाँ पे जो एनर्जी यूज़ कर रहे थे हम, उसमें थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इनका ऑर्डर याद रखना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है विजिबल रीजन, ठीक है। क्रॉम्पटन इफेक्ट में क्या होता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन, एक फोटोन आता है वो एक इलेक्ट्रॉन भी निकाल देता है, और फोटोन ना बचा हुआ अपनी कुछ एनर्जी लेके ऐसे चला जाता है इधर से। फॉर्मूला वगैरह कुछ भी याद मत रख इसका, ठीक है। आज तक मुझे तो क्वेश्चन दिखा नहीं इन पे, बस याद रख लें यहाँ पे जो एनर्जी का ऑर्डर होता है वो होता है 1 किलोवोल्ट, और ये प्रूव करता है कि फोटोन के पास मोमेंटम होता है। इट प्रूव दैट फोटोन हैव मोमेंटम। पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है, वो ये एक फोटोन आता है 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, ठीक है। और इनकी जो एनर्जी होती है वो होती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये याद रखते हैं। फोटो इसमें होती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक सबसे कम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर इसमें होती है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्रॉम्पटन इफेक्ट में। पेयर प्रोडक्शन में 2 ही इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, इतनी ज़्यादा एनर्जी थी 2 ही इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो इसकी हो जाएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये बस ये होता है पेयर प्रोडक्शन में, क्या होता है 2 ये फोटोन मिलकर 1 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, 1 पॉजिट्रॉन निकालते हैं। ये सब नहीं देखना, बस यही मेन चीज़ याद रखना था, इनका एनर्जी का ऑर्डर, इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर, और बस, ठीक है। फिर हम एटम पे आते हैं। जे थॉमसन ने बताया था कि एटम स्फेरिकल है, ठीक है। मास जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नेट चार्ज 0 होता है, यही बताया था, ठीक है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड स्फेयर, नेगेटिव चार्ज बिटवीन, ठीक है। इसने रेडियस बताया था एटम का, ये है, ठीक है, 10⁻⁻10 मीटर। फिर एक बार पॉज करके खुद से पढ़ ले, ये तो पता ही होगा सारा, ठीक है, ऊपर ही बता दिए सारी बातें। फिर उसके बाद शॉर्टकम्स ऑफ थॉमसन मॉडल, इसमें क्या था, जो स्पेक्ट्रम निकला था एटम का वो आगे वो नहीं बता पाया था, और स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल नहीं बता पाया था। जब अल्फा पार्टिकल पास करे तो इसके हिसाब से चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अल्फा पार्टिकल बस सेंटर के पास से जब जा रहा था तब डिफ्लेक्ट हो रहा था, साइडों में से ऐसे निकल रहा था वो बहुत कम डिफ्लेक्शन से। तो अगर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो वो इसे इक्वली डिफ्लेक्ट करता हर एक एंगल पे से। यही है रदरफोर्ड, मतलब ये तो पता ही होगा। इसने गोल्ड, अल्फा पार्टिकल है, थिन गोल्ड फॉइल ली थी, ठीक है। बस एक जो है 20,000 में से एक इलेक्ट्रॉन, जो 20,000 में से एक गया था 1 डिग्री के डेविएशन पे, बाकी सारे साइड वाइड से थोड़ी डिफ्लेक्शन से निकल गए थे, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। बाकी ये थोड़ा सा ग्राफ ध्यान रख ले, यहाँ पे साइन है, इसे ऐसे भी लिखते हैं 1/sin, कुछ तो लिखते हैं क्या 2/4, ऐसे भी करके लिख देते हैं इस ग्राफ को। बस इसका ऐसे ग्राफ याद कर ले, यहाँ पे एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन और ये थीटा, ये ऐसे इसका ग्राफ याद कर ले, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ये था, मोस्ट अल्फा पार्टिकल वेंट स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल प्रोड्यूसिंग फ्लैशेस ऑन द स्क्रीन इफ देयर वर नथिंग इनसाइड गोल्ड फॉइल, मतलब इसके अंदर कुछ नहीं था, ऐसा कि मतलब बिल्कुल एटम खाली ही पड़ा है। बस फ्यू पार्टिकल कोलाइडेड विद द एटम ऑफ द फॉइल विच स्कैटर्ड डिफ्लेक्टेड मतलब वो ये थोड़े बहुत एंगल से डिफ्लेक्ट हुए थे, या फिर 1-2 ही पूछा गया था। यहाँ से पता चला था एंटायरली पॉजिटिव चार्ज जो है, या फिर जो पूरा जो मास है एटम का वो एक न्यूक्लियस पे है, तो पता ही होगा तुझे। फिर ये ऊपर वाला सेम ग्राफ है, यहाँ पे थोड़ा वो, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये होता है इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है, और ये होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो इस पर क्वेश्चन आते हैं, इसे रटने से अच्छा क्या है, देख अगर 1D मतलब ऐसा है कि अगर कोई न्यूक्लियस ऐसे यहाँ पे इस पर इलेक्ट्रॉन आके गिरे तो इनका क्लोजेस्ट डिस्टेंस बताना होता है कि कितने पे आके रुक जाएंगे या क्या कैसे, वो बताना होता है यहाँ पे। 1D हैड्रॉन कोलिजन के लिए अगर इम्पैक्ट पैरामीटर 0 होगा, ठीक है, अगर मान लीजिए बिल्कुल आके यहाँ पे टकरा जाए इस पर, मतलब ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये न्यूक्लियस पे आके टकरा जाए, सॉरी अल्फा पार्टिकल है वो जो था, वो न्यूक्लियस पे आके टकरा जाए तो तभी जाके हेड ऑन कोलिजन होगा, ये पूरा 180 डिग्री डेविएट कर जाएगा। तो एक कंडीशन ये है 180 डिग्री के लिए इम्पैक्ट पैरामीटर 0 डिग्री पे होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो डिविएशन होगी वो बिल्कुल 180 डिग्री पे हो जाएगी, ठीक है। तो इस पे सवाल आते हैं, रटने से अच्छा नॉर्मल याद रख। देख स्टार्टिंग में क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, सॉरी ये न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन का चार्ज भी ई होता है, ये क्या है एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो मान ली अगर कार्बन है तो उसमें कितने प्रोटॉन होते हैं, 6 होते हैं, 6 × ई ऐसे करके जैसे भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है NE या फिर ZE, Z क्या है एटॉमिक नंबर जिस भी एटम का है, और ये E क्या है एक प्रोटॉन पे चार्ज, और ये जितने प्रोटॉन होंगे उन पे चार्ज, और ये अल्फा पार्टिकल होता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, अब देख हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकाल दें।
इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल, ठीक है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ये होता है इन्फानाइट डिस्टेंस पे, स्टार्टिंग में ना एट लार्ज डिस्टेंस, ये बहुत इन्फानाइट डिस्टेंस पे होते हैं। जो दो ऑब्जेक्ट इन्फानाइट डिस्टेंस पे होते हैं तो उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, तो स्टार्टिंग में इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। और काइनेटिक एनर्जी ये तो रुका हुआ है, इसकी तो है नहीं कुछ। फिर जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना यहाँ पे, वो आती है इस वाले की, अल्फा पार्टिकल की 1/अल्फा V0 का स्क्वायर, ठीक है। फिर जब ये इनिशियली कोलाइड करते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर जीरो मतलब आके टक्कर लग गई, तो ये रुक जाते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। और जब पास पास आके दो तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, U क्या होती है, K/Q1, या फिर वो वाली जो होती है उस वाले में जाता है U(m1 m2/r), ये तो ग्रेविटेशनल वाली निकाल दी मैंने, पर फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड वाली भी यहाँ पे लग जाएगी, यहाँ पर बस K होता है उसकी जगह। तो देख K/Q1 Q2/r जो भी है, ठीक है। K ये रहा, Q1 क्या है, एक चार्ज जो हमारे न्यूक्लियस पे चार्ज था, Ze था, न्यूक्लियस का चार्ज Ze, इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ पे E आ जाएगा, ठीक है। अल्फा पार्टिकल था ना, अल्फा पार्टिकल पे प्लस 2 चार्ज होता है, तो यहाँ पे 2E आ गया, नीचे R0। तो जब इनका रिलेशन लिखते हैं, देख अब यहाँ पे क्लोज डिस्टेंस कौन सा है, R है, इन सब इस वाली टर्म में इसमें बस R ही डिस्टेंस है। तो यहाँ से जब हम R की वैल्यू लिखते हैं ना, तो वो हो जाती है यहाँ पे जाके 2KE, मतलब ये वही है, R उधर चला जाएगा, MV नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से ये रिलेशन आ जाता है। और ठीक है, तो बस ये एक सीधा सा रिलेशन आ गया यहाँ से, यही था, इसमें और कुछ नहीं था। ये सर ने बता रखा है कि एटम का साइज़ इतना होता है, न्यूक्लियस का साइज़ इतना होता है, और अगर हम इनके रेडियस का रेशियो देखें तो वो आता है 10⁵। और बट अगर हम इनके वॉल्यूम का रेशियो देखेंगे ना, देख रेडियस इतना था इसका, इसका भी इतना था, बट अगर हम इनके वॉल्यूम का रेशियो देखेंगे तो 10⁵ ही आ जाता है, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है 4/3πr³ पर डिपेंड करता है। तो जो r/5 आया है ना 10/5, तो इसका भी क्यूब हो जाएगा। तो वॉल्यूम का जो इनका रेशियो रहता है वो 10⁵15 में होता है वॉल्यूम का, क्योंकि रेडियस का जो रेशियो है हमारा वो 10⁵5 है, और रेडियस इसका क्यूब होता है, वो यही लिखा हुआ है अलग से, ठीक है, और कुछ नहीं है यहाँ पे। तो मेन हमें यही याद करना था। अब जैसे ये है क्वेश्चन, ठीक है, When an alpha particle of mass m moving with velocity v, अल्फा पार्टिकल है मास m का, मूविंग विथ वेलोसिटी v, bombarded on a heavy nucleus charge Ze, न्यूक्लियस का चार्ज Ze, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पूछा है, ठीक है। न्यूक्लियस मास m है तो कुछ नहीं करना, 1/2 mv², स्टार्टिंग में पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी हमारी, इक्वल टू एंड में जाके काइनेटिक जीरो होगी। पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे, K/Q1 क्या है, Q1 है हमारा नॉर्मली Ze, और अल्फा पार्टिकल का चार्ज यहाँ पे क्या दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा, तो E ही मान लो नॉर्मली, ठीक है, या 2E मान लो, जो भी है E मान, मैंने E मान लिया, ठीक है, या 2E ले ले, चल छोड़। तो अब यहाँ से क्या ये होता है R, अब R इधर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा KE, या 2 आ गया उसका, बाय MV नीचे आ जाएगा, MV²। यहाँ से सीधा सीधा रिलेशन आ गया, देख अब यहाँ से आसानी से देख ले, R जो है M के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रखने से अच्छा काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल रख दे, और बस सीधा एक इक्वेशन रखने का काम ही खत्म। यहाँ पे भी देख अल्फा, इसकी एन अल्फा न्यूक्लियस ऑफ एनर्जी इतना, बोम्बार्डेड ऑन अ हैवी टारगेट, ये PYQ है, ऊपर वाला भी होगा, हाँ PYQ, ठीक है। Ze, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये सेम पूछा है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पूछा है, बस यहाँ पे क्या करा, इसके पूरे के इक्वल में वो ये पूछा है, सेम ऊपर Z/mve, तो यहाँ पे रिलेशन देखिए ऊपर ही आया था, आसानी से निकल जाएगा यहाँ पे भी। इफ रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, व्हाट विल बी द करेक्ट एंगल फॉर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग फॉर इम्पैक्ट पैरामीटर जीरो है, तो ऊपर पढ़ाया था, जो एंगल हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ये रहा इम्पैक्ट पैरामीटर जीरो के लिए जो एंगल होगी, इम्पैक्ट पैरामीटर या तो एंगल 180 हो जाएगा, तो इम्पैक्ट पैरामीटर खुद जीरो हो जाएगा। अगर इम्पैक्ट पैरामीटर जीरो है तो एंगल जो है डेविएट होगा वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। ये वाला पॉज करके खुद करना, सेम ऊपर जैसा ही है, ठीक है, ये भी PYQ था। ड्रॉ बैक ऑफ रदरफोर्ड एटम, ये स्टेबिलिटी नहीं बता पाया था, इसने बोला था इलेक्ट्रॉन जो है, इसने बस ये कर दिया था कि एक्सीलेटेड होता है। अगर एक्सीलेटेड चार्ज होता है तो बताया था ना वो EM वेव प्रोड्यूस करता है एक्सीलेटेड चार्ज, तो EM वेव प्रोड्यूस करेगा तो एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी तो स्पीड कम होगी, फिर रेडियस भी कम होगा, तो ये न्यूक्लियस पे आके कोलैप्स हो जाना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। और लाइन एक्सपेक्ट्रम भी नहीं बता पाया था ये, ठीक है। फिर नील बोर ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक ऑर्बिट में घूमते हैं, और उन ऑर्बिट का जो वहाँ पे जब वो घूमते हैं तो वह एनर्जी वगैरह लूज़ कुछ नहीं करते, और पर उन जो ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम रहता है वो रहता है NH/2π के उसमें टर्म्स में। यहाँ पे n क्या है, कुछ भी रख सकते हो यहाँ पे, n बस वो 0.5 वगैरह नहीं होना चाहिए,
तो ऐसे करके ये आता है, ठीक है, यहाँ पे रिलेशन। तो अगर देख यहाँ पे ये पूछा, अगर ये पूछा क्या ये एग्जिस्ट करता है, तो इन्हें काट के देख ले, 2 5, हाँ ये इसके टर्म्स में है, n की वैल्यू यहाँ पे 5 है, पॉसिबल है, यहाँ पे n की वैल्यू 5 है और कुछ नहीं है। क्या ये वाला एग्जिस्ट करेगा? 3 5, 3/5 नहीं कर सकता, नीचे 2 आना चाहिए, ठीक है, ये 2 ये कांस्टेंट है, n चेंज हो सकता है, ठीक है, नीचे 2 ही आना चाहिए। फिर ये बोर्स के पोस्टुलेट हैं, एक बार पॉज करके खुद से पढ़ लेना। Bohr's first postulate was electron revolve in a certain orbits without emitting radiant energy, मतलब जिस अगर उन ऑर्बिट में घूमेगा तो उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। और इसने यही कहा था डेफिनेट पॉसिबल एनर्जी होती है हर एक स्टेट की, इनकी अपनी खुद की एनर्जी होगी और इन्हें स्टेशनरी स्टेट कहते हैं, ये था। सेकंड पोस्टुलेट था इसका वही था कि एक सर्टेन एंगुलर मोमेंटम के सेल में घूमेंगे जिसका है ये, ठीक है। थर्ड पोस्टुलेट था इसका ये है कि एक स्टेट से, इसमें यही है कि एक स्टेट से ऊपर वाली से नीचे वाली में ट्रांजिशन कर सकते हैं या फिर नीचे वाली से ऊपर वाली में, वो आ जाता है, ये कर सकते हैं ये। और जब ये ट्रांजिशन करते हैं ऊपर वाली से नीचे वाली में, तो सपोज ये ऊपर वाली कोई एनर्जी की स्टेट है, ये नीचे वाली है, तो जब इससे इसमें ट्रांजिस्ट करेंगे तो वो कुछ एनर्जी जो लूज़ करते हैं तो उस एनर्जी के इक्वल का फोटोन निकाल देते हैं। सो व्हेन ए फोटोन इज इमिटेड, व्हेन इट डस मतलब जब ये ऊपर से नीचे आता है, ए फोटोन इज इमिटेड हैविंग एनर्जी इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट जो इलेक्ट्रॉन उतरने का फोटोन दे देता है, यही बोला है, ठीक है। उसके बाद ना आप देख समझ ले आगे, यहाँ पे शॉर्ट नोट मत बना, आगे एक स्लाइड आएगी पूरी, वो वाले लिख लेना, उसमें खुद से बने हुए हैं, यहाँ पे बस समझ ले अब जा, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है तो वो ये अपना सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है mv²/r, वो इक्वल हो जाती है किसके? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। न्यूक्लियर देख इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है Q2/r², तो ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देख, ये न्यूक्लियस का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो यहाँ से जब हम ये सब रखते हैं ना, ये सब रख के निकालते हैं, इन्हें ना याद मत कर, ये सब रख के जब हम पूरा निकालते हैं, कहाँ गया ये, यहाँ पे MV वगैरह का भी रिलेशन निकालते हैं, तो यहाँ से कुछ याद नहीं करना, बस ये एंड में सर ने खुद लिखा रखा है एक पेज पे, वो याद कर लेना। यहाँ से जो रिलेशन आता है वो आता है V इक्वल टू ये पूरा कांस्टेंट की वैल्यू 2.18 इंटू 10⁶ Z/n, ठीक है, Z/n। इसे हम 2.2 भी लिख लेते हैं, 10⁶ इंटू Z/n, यही करना है। और इसके देख यहाँ पे अगर हम इसे स्पीड्स ऑफ लाइट के टर्म्स में रिलेशन निकालते हैं तो याद आता है C/137, ये इतना ही याद करना है बस, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक रिलेशन हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, जो एनर्जी होती है वो होती है mv², ठीक है, काइनेटिक एनर्जी mv² होती है। तो देख v का जो रिलेशन आ रहा है वो आ रहा है हमारा 2.18 इंटू 10⁶ Z/n। तो देख यहाँ पे v का स्क्वायर होगा एनर्जी में, मास कांस्टेंट है तो वो डिपेंड नहीं करता, यहाँ एनर्जी में हो जाता है Z²/n², ठीक है, एनर्जी में ये हो जाता है। एक सेकेंड, अब रेडियस देखते हैं, रेडियस कैसे डिपेंड करता है, रेडियस का भी सीधा है, ये याद करना है, ठीक है, ये वाला, और कुछ नहीं देखना। 0.5 एंजिस्ट्रॉम रेडियस में n²/z हो जाता है, ये ना इनमें कंफ्यूज नहीं होना इनमें, ये बहुत काम के हैं, n²/z², तो रेडियस n²/z, ठीक है। हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट में बोला है रेडियस क्या होगा, हाइड्रोजन एटम के लिए n की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो जो वैल्यू आती है वो आती है R इक्वल टू 0.53 एंजिस्ट्रॉम, ठीक है। फिर वो ये यहाँ पे टाइम पीरियड का रिलेशन कैसे निकलेगा, बस तुझे ना देख वेलोसिटी और R हमने देखा था अभी, R जो है n²/z के प्रोपोर्शनल है, और जो हमारा V है, V क्या है Z²/n, ठीक है, नीचे n था ऊपर आ जाएगा, तो क्या मतलब मैंने ब्लेंडर कर दिया, नहीं ठीक है हाँ। तो यहाँ से जब रिलेशन वगैरह निकालते हैं ना, तो टाइम पीरियड का ये रिलेशन आता है सीधा ये वाला, मतलब बेसिकली यहाँ पे याद ही करना है, टाइम पीरियड का ये वाला रिलेशन आता है, यहाँ पे तो उन दोनों का रखेंगे तो निकाल सकती है, बट ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा रट ले, ये वाला आता है यहाँ पे इतना, ये वैल्यू भी याद कर लेना एक बार टाइम पीरियड की। फ्रीक्वेंसी का जो है इसका अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड की अपोजिट होती है। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है यहाँ पे वही I को हम लिख सकते हैं Q/T, फिर 2R करके, तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्ट रटना ये आता है, मतलब दिमाग लगाना ही नहीं है, 2 स्लाइड है, इनके 3-4 फॉर्मूले याद करने हैं।
उसके बाद हम काइनेटिक एनर्जी का बात कर रहे थे, वही काइनेटिक एनर्जी 1/mv²। काइनेटिक एनर्जी का ये आता है, अगली स्लाइड नीचे आएगी उस पर पूरा ये आ ही गई, ठीक है, ये समझा देता हूँ। देखिएगा, तो यहाँ पे क्या था, ये वाली स्लाइड लिखनी है शॉर्ट नोट्स में, ठीक है, ये वाली पूरी ही लिखनी है। तो mv²/r होता है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे ऐसे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने mv की वैल्यू ये निकाल ली, ये वाला r से ये वाला एक r कट गया, ये रटना नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ ऐसे ही, ये इतना ऐसा। तो यहाँ से जो इसको हम 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी हम ऐसे लिखते हैं, बताया था ना ऊपर ये वाला K(Q1 Q2/R), ऐसे पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। तो देख यहाँ से जब इतना इतना कांस्टेंट है, इतना इतना कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी के डबल हो जाती है। देख यहाँ से मैं बताता हूँ, देख कुछ नहीं, बस एक बार ये रिलेशन देख ले, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम है, ये एक बार ऊपर ऊपर से रीड कर ले, मैं बताता हूँ याद क्या करना है। देख एक तो ये वाला रिलेशन याद करना है, ये लिखना है, ये नहीं करना, ठीक है। V = 2.26 Z/n, ये लिखना है अपनी नोटबुक में, ठीक है। उसके बाद ये रेडियस का रिलेशन लिखना है n²/z²। अब मैंने तुझे बताया था काइनेटिक एनर्जी जो होती है 1/2 mv² होती है। जो v है डिपेंड करता है, ठीक है, Z/n पे, तो एनर्जी डिपेंड करेगी Z²/n² पे। तो यहाँ पे देख एनर्जी का इधर साइड में लिखा हुआ है, रुक कहाँ गया, ये रहा, काइनेटिक एनर्जी जो है ये डिपेंड करती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z²/n², ठीक है, यहाँ पे यही था। तो तुझे बस मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देख तुझे क्या क्या लिखना है। एक तो ये वाला लिखना है, इसमें भी ये वाला काटना है, ये पूरा ही लिखना है, ये भी लिखना है, फ्रीक्वेंसी इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, ये वाला लिखना है, ये लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेन ये लिखना है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी से का जो, या फिर काइनेटिक एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होती है, ठीक है। और टोटल एनर्जी जो होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो देख यहाँ से आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, ये वाला 2 उधर गया, 2 काइनेटिक एनर्जी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम 2 काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, नेगेटिव की अभी बताता हूँ आगे। तो यहाँ से जो 2 से ये गया 1, तो ये आ जाता है टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। देख जो टोटल एनर्जी होती है वो होती है माइनस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है दुगनी माइनस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये लिख ले नोटबुक में भी। और उसके बाद जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो तो नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, ठीक है। ये ऐसे होता है रिलेशन। तो जब हम ऐसे लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी होती है -2ke + ke, तो यहाँ से आ जाता है -ke, और ये इक्वल हो जाता है टोटल एनर्जी के। ये यही रिलेशन है, ठीक है। तो मैंने बता दिया तुझे, इसमें यहाँ पे तुझे बस इतना इतना लिखना है, ये 4 ये फॉर्मूले, बाकी वही जो रिलेशन मैंने अभी लिख के दिखाया था वो लिख लेना वो वाला। और उसके बाद यहाँ से ये सब इतना सारा चौथ भांगड़ा करने के बाद ये सब आता है, ठीक है। यहाँ पे जो इसने हाइड्रोजन एटम के लिए जो है, तो यहाँ पे Z की वैल्यू 1 हो गई, तो Z² था ना, 1² 1 हो गया, तो ये ऐसे करके ये आता है, ठीक है। बस यही था। और उसके बाद ना थोड़ा ये याद करना है, फर्स्ट ऑर्बिट में यहाँ पे अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट में n को भी 1 लिखेंगे तो इसकी एनर्जी आ जाएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड ऑर्बिट में हम n को 2 लिखेंगे तो 4 हो जाएगा, 13.6 डिवाइडेड बाई 4, ये आ जाती है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड ऑर्बिट में 9 से डिवाइड करेंगे 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये यहाँ तक याद करनी है तुझे, फोर्थ ऑर्बिट तक, यहाँ तक 5th तक ही कर ले, ठीक है। यहाँ तक ये जो इतनी लिखी हुई है ना, ऐसे ऊपर ऊपर से ध्यान रख कि पहले में 13 होगी, फिर उसका याद भी मत कर, डिवाइड ही कर लेना, बस यहाँ तक चौथे तक तो कर ही ले, 5वें तक याद कर ले इनकी वैल्यू, एकदम क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ तक। तो अभी तक यही करना था, बस आधा चैप्टर हो गया इतने में ही, अब बस क्वेश्चन है, ये इतना ही था इसमें। ये मेन ये फॉर्मूले और ये वाले और ये वाले, ठीक है। ऊपर वाले ये नहीं लिखने, रिलेशन वगैरह ये किसी काम के नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन आने शुरू हो गए। इन टर्म्स ऑफ बोर रेडियस, एटॉमिक रेडियस A0 है, ठीक है। सेकंड का बताना है, ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। देख पहले वाले का हमें बता रखा है बोर रेडियस A0 है, तो वही है आर रेडियस जो था A0 या फिर R0, n²/z फार्मूला था ये वाला। तो यहाँ पे Z1 हो जाता है इसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, और जो n होता है यहाँ पे इन्होंने सेकंड ऑर्बिट का पूछा है तो n का स्क्वायर कर देंगे, ये 4A0 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा है व्हेन हाइड्रोजन एटम इज इन इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकंड स्टेट में है, ठीक है।
क्या था, एंड इट्स रेडियस इज, फिर क्वेश्चन पूछा इसका रेडियस क्या होगा, वही है अभी पता है आर नॉट होता है नॉर्मली, ठीक है। और इन्होंने सेकंड स्टेट में पूछा है तो आर नॉट बाय एन स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर, सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, बस यहाँ पे जो है आर बाय यहाँ पे इसका जेड की वैल्यू 1 आ जाएगी, इसका स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, 4 ए नॉट 4 टाइम्स हो जाएगा, यही है। थोड़ा वो मैं साइड में कुछ दिख रहा था उस वजह से फंबल हो गया, सॉरी। फिर यहाँ पे जो ग्राफ आता है तो हमने देखा था अभी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो नेगेटिव होती है काइनेटिक एनर्जी के, 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी के, और टोटल एनर्जी जो होती है वो नेगेटिव होती है काइनेटिक एनर्जी के। तो जब इनका ग्राफ बनाते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस में होती है और पोटेंशियल और टोटल एनर्जी नेगेटिव में होती है। तो जब हम इनका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो ऐसे आता है, ये वाला भी याद कर ही लेना फॉर्मूला, ठीक है। जब ये वाला याद हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी का खुद आ जाएगा ये वाला, बस ये इतने ही फॉर्मूले याद करना और कुछ नहीं करना। ये पॉजिटिव में ऐसे होगी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होगा ना वो सेम होगा ग्राफ में, बस एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव, क्योंकि इन दोनों की जो वैल्यू है वो सेम है, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी इससे और नीचे जाएगी क्योंकि इसका डबल है, ठीक है। यहाँ पे पूछा है व्हाट शुड बी द एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम पूछा है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द बोर ऑर्बिट्स हुज एनर्जी इज ये, एंगुलर मोमेंटम पूछा है जो होता है एन एच बाई 2 पाई। तो इसके लिए हमें एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। एनर्जी दे रखी है तो देख इसका एक तरीका है, एनर्जी इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, यही फॉर्मूला था। हाइड्रोजन एटम है तो जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ से एन स्क्वायर बाय 13.6, भाई 13.6 बाय ये एनर्जी जो दे रखी है इससे यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 5.44, यहाँ से कुछ मान ले 2.5 के अप्रॉक्स में गया है कुछ भी, या फिर जो भी जाएगा, तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे डबल करेंगे तो उसकी वैल्यू 5 के आसपास आ जाएगी, या फिर इसका 5 के आसपास आ जाएगी, क्या बोल रहा हूँ मैं। हाँ देख यहाँ पे हम इसकी जो इससे डिवाइड करेंगे, एक सेकंड सॉरी, इससे हमने डिवाइड करा